दिन भर में कई सारे बिजनेस आइडियाज तो हमें आते रहते हैं और एक वो बहुत स्ट्रांग वाला बिजनेस आइडिया अभी भी हमने दिमाग में सहेज करके रखा हुआ है, डायरी में नोट भी बना करके रखा हुआ है कि इसे सही टाइम पर लॉन्च करना है। वो सही टाइम, वो सही मौका, उसका इंतजार करते करते बहुत सारे महीने और साल भी बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ तो बहुत देर हो जाएगी। तो कैसे आप उसे अभी स्टार्ट कर सकते हैं, आज इसी बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा, मैं हूं एक गिगलर। गीगल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आप गीगल यानी कि ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ के द्वारा बनाई गई बुक समरीज को पढ़ते हैं, सुनते हैं और लर्निंग को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल वे में इंप्लीमेंट करते हैं। आज की बुक समरी है मिलियन डॉलर वीकेंड, द सरप्राइजिंगली सिंपल वे टू लॉन्च अ 7-फिगर बिजनेस इन 48 आवर्स, जिसे लिखा है नोआह केगन ने। नोआह केगन एक एंटरप्रेन्योर और एक मार्केटर हैं जिन्हें डिजिटल मार्केटिंग और स्टार्टअप ग्रोथ में उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्होंने ऐप सूमो बनाया है जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए सॉफ्टवेयर डिस्काउंट देने वाली एक डील साइट है। उन्होंने sumo.com भी बनाया है जो वेबसाइट के ट्रैफिक को बढ़ाने में मदद करने के लिए टूल्स ऑफर करता है। आज की समरी में आप सीखेंगे कि प्लानिंग फेज में अटकने से कैसे बचना है और तुरंत एक्शन कैसे लेना है। इसके अलावा आप 1 मिनट बिजनेस मॉडल, 48 घंटे में पैसे कमाने का चैलेंज और भी कई तरह की स्ट्रेटेजीज यूज करना सीखेंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी मिलियन डॉलर वीकेंड बाय नोआह केगन, ओनली ऑन गीगल। कई एंटरप्रेन्योर्स ने अपना बिजनेस शुरू किया और फाइनेंशियल फ्रीडम पा लिया है। वो अपने 9 to 5 वाले रूटीन से बाहर निकल आए हैं और पहले से ज्यादा खुश और संतुष्ट रहने लगे हैं। कुछ पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं और कुछ ने अपनी हॉबीज को फायदेमंद इन्वेस्टमेंट्स में बदल लिया है। हम सभी के पास कोई ना कोई शानदार बिजनेस आइडिया होता है, तो हम सभी इन एंटरप्रेन्योर्स के जितने सक्सेसफुल क्यों नहीं होते हैं? हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? क्या आप किसी शॉर्टकट के मिलने का इंतजार कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो जान लीजिए कि कोई भी शॉर्टकट नहीं है। एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए और एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए आपको लगातार हार्डवर्क करना होगा। परफेक्ट बिजनेस आइडिया ढूंढने से आप जल्दी अमीर नहीं बन जाएंगे। आपको खुद में रिस्क उठाने और हर रोज रिजेक्ट होने की हिम्मत भी लानी होगी। ये समरी आपको सिखाएगी कि आप ज्यादा फ्लेक्सिबल कैसे बन सकते हैं, अपने बिजनेस आइडिया को जल्दी टेस्ट कैसे कर सकते हैं और अच्छे बिजनेस मॉडल कैसे बना सकते हैं। तो क्या आप जरूरत से ज्यादा सोचना बंद करने और काम शुरू करने के लिए तैयार हैं? ग्रेट, तो आइए फिर इस जर्नी की शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर से, जो कि है जस्ट स्टार्ट। एंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे पहला चैलेंज होता है शुरुआत करना। ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स सही समय और सही मौके का इंतजार ही करते रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई कमाल का आइडिया सिर्फ इंस्पिरेशन से ही आता है, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आता कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही है टेस्ट करना और रिस्क लेना। कुछ एंटरप्रेन्योर्स के पास अच्छा आइडिया तो होता है, लेकिन वो कभी रिसर्च फेज से आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं। उन्हें लगता है कि एक्शन लेने से पहले उन्हें और भी ज्यादा नॉलेज, पैसे और ज्यादा क्लियर प्लान की जरूरत है। प्लान करने और सेफ रहने में समझदारी तो है, लेकिन इसकी वजह से आप कई मौकों को मिस कर सकते हैं। अगर आप हमेशा सही समय और सही हालातों का इंतजार करते रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सक्सेसफुल होने के लिए आपको जरूरत से ज्यादा सोचना बंद करना होगा और एक्शन लेना शुरू करना होगा। जिन प्रॉब्लम्स का आप अंदाजा लगा रहे हैं, हो सकता है कि वो शायद कभी आए ही नहीं। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे और शुरुआत नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ पता नहीं चल पाएगा। बिजनेस में चैलेंजेस का सामना करना ही पड़ता है, इसलिए आप जितनी जल्दी अपने डर को दूर करेंगे और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे, आप उतने ही ज्यादा एक्शन ले पाएंगे और सीख पाएंगे। आप सिर्फ सीख कर ही इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप प्लानिंग के फेज में ही अटके रहेंगे तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे या अपने आइडियाज को टेस्ट कैसे कर पाएंगे? अगर आप रोज एक एक्शन लेने की आदत डालना चाहते हैं तो आप नाउ नॉट हाउ रूल को फॉलो कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल आपको कैसे करना है इसके बारे में सोचने से रोकेगा और सीधा क्या करना है की तरफ ले जाएगा। एक्शन लेने से वो रिजल्ट मिलते हैं जिन्हें आप एनालाइज कर सकते हैं और इंप्रूव कर सकते हैं। प्लान करने और रिसर्च करने से कुछ नहीं होता है। जब आप जरूरत से ज्यादा प्लान करते हैं तो बस आप काम को टालते रहते हैं और जो चीज इंपॉर्टेंट है उसमें देर करते रहते हैं। आप एक फ्रीडम नंबर भी सेट कर सकते हैं, जो एक ऐसा फाइनेंशियल टारगेट होता है जो आपको हर रोज और ज्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है। आपको काउंट करना चाहिए कि आपके महीने के खर्चे कितने हैं और आप कितने पैसे बचाना चाहते हैं। आपके खर्चों और सेविंग्स को मिलाकर जो नंबर आता है वही आपका फ्रीडम नंबर होता है। ये नंबर $3000 जितना कम भी हो सकता है। फालतू के फाइनेंशियल गोल सेट न करें, जैसे कि अपने बैंक अकाउंट में $1 मिलियन होने के बारे में सोचना। ये फ्रीडम नंबर रियल रहने में और एक्शन पर फोकस करने में आपकी मदद करेगा। एक शॉर्ट टर्म गोल पर फोकस करें और जरूरत से ज्यादा सोचने और जरूरत से ज्यादा प्लान करने से बच करके रहें। इस बुक के ऑथर नोआह केगन ऐप सूमो के फाउंडर हैं। उन्होंने भी नाउ नॉट हाउ प्रिंसिपल और फ्रीडम नंबर को अप्लाई किया था। नोआह कम उम्र में ही फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते थे, लेकिन वो किसी कॉर्पोरेट जॉब में फंसना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने फ्रीडम नंबर को कैलकुलेट किया। उनके खाने पीने के खर्चे, ट्रैवल करने के खर्चे और सेविंग्स को मिलाकर हर महीने के $3000 हो रहे थे। ये फाइनेंशियल गोल आसान था और मोटिवेट करने वाला था। एक मिलेनियर बनने जैसे बड़े गोल के बजाय नोआह ने अपने फ्रीडम नंबर तक पहुंचने पर फोकस किया। उन्होंने अपने गोल को छोटे छोटे और मैनेज हो जाने वाले टास्क में तोड़ लिया। कई अलग अलग आइडियाज के साथ एक्सपेरिमेंट किया और हर रोज एक्शन लिया। नोआह ने अपने बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए भी नाउ नॉट हाउ प्रिंसिपल को फॉलो किया था। जब वो ऐप सूमो के लिए एक नया ऐड बनवाना चाहते थे, तब नोआह एक ऐड बनाने वाली एजेंसी से मिले। एजेंसी ने उनसे कहा कि ऐड बनाने के लिए जिन स्टेप्स को फॉलो किया जाएगा वो उन स्टेप्स की लिस्ट उन्हें ईमेल कर देंगे, लेकिन नोआह ने इसके लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप तुरंत उस फेसबुक के ऐड पर काम करना शुरू कर दीजिए।
तो ईमेल से बात करने में समय बर्बाद करने के बजाय वो आमने सामने बैठे और एक ही मीटिंग में उस ऐड को पूरा कर लिया। नोआ का मानना है कि तुरंत एक्शन लेना ही सीखने का सबसे फास्टेस्ट तरीका है। आप जब तक अपने आइडियाज को टेस्ट नहीं करेंगे तब तक आप जीत नहीं सकते, और जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे तब तक आप अपने आइडियाज को टेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए आज ही शुरुआत कर दीजिए। नेक्स्ट चैप्टर है द अनलिमिटेड अपसाइड ऑफ आस्किंग। क्या आपको कभी रिजेक्ट किया गया है? आप बिजनेस में रिजेक्ट होने से बच नहीं सकते हैं। सक्सेसफुल होने के लिए आपको फेलियर देखने का नजरिया बदलना होगा। रिजेक्शन की वजह से खुद पर डाउट मत कीजिए। आप सही स्ट्रेटेजीज के साथ रिजेक्शन को ग्रोथ के टूल में बदल सकते हैं। इसके पीछे आपके माइंडसेट का सबसे बड़ा हाथ होता है। पहला, आपको रिजेक्शन को लेकर अपना नजरिया बदलना होगा। इससे डरने के बजाय आपको इसे अपने ग्रोथ के रास्ते के नेचुरल हिस्से की तरह मानना होगा। हर बार जब आपको जवाब ना में मिलता है तो वो आपको उस हाँ के एक कदम करीब ले जाता है जिसे आप पाना चाहते हैं। इसीलिए रिजेक्शन को ढूंढें और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। हमेशा एक्सपीरियंस पर फोकस करें, रिजल्ट पर नहीं। दूसरा, रिजेक्शन के गोल सेट करके अपने सक्सेस की डेफिनेशन को ही बदल दीजिए। रिजेक्शन का एक नंबर चूज कीजिए ताकि आप हर ना को हार के बजाय एक विनिंग पॉइंट में बदल पाएं। एग्जाम्पल के लिए आप हर हफ्ते 100 रिजेक्शन का गोल बना सकते हैं। हर एक रिजेक्शन आपकी मेहनत को दिखाता है। आप जितना ज्यादा रिजेक्ट होंगे आपको फेलियर से उतना ही कम डर लगेगा। तीसरा, डिस्कम्फर्ट यानी कि परेशानियों की आदत डाल लें। जब आपको बार बार रिजेक्ट किया जाता है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की आदत हो जाती है। आप बिना डर के रिस्क लेने लगते हैं और अपने लिए बेहतर मौके ढूंढ लेते हैं। चौथा, अपने आस्क मसल यानी कि पूछने की ताकत को ट्रेन करें ताकि आप ऐसी चीजों के लिए भी पूछ पाएं जिन्हें आप आमतौर पर नहीं पूछेंगे। जैसे आप किसी कैफे में डिस्काउंट मांग सकते हैं, भले ही आप अच्छे से जानते हो कि आपको वहां डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ये छोटे छोटे चैलेंज आपको ना शब्द को एक्सेप्ट करना और आसानी से उनका सामना करना सिखाएंगे। आप अनकंफर्टेबल चीजों के लिए जितना ज्यादा पूछेंगे आप बड़े रिजेक्शन को उतना ही ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। पांचवा, फॉलो अप करते रहें। सिर्फ एक ना से बात खत्म नहीं होती है। स्टडीज ने साबित कर दिया है कि लगातार फॉलो अप करते रहने से ना को हाँ में बदला जा सकता है। जब आप लगातार कोशिश करते रहते हैं तो इससे आप अपने कमिटमेंट और डेडिकेशन को दिखाते हैं। लोग इस बात की रिस्पेक्ट करते हैं और आमतौर पर जब वो किसी के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए लगन देखते हैं तो अपना मन बदल लेते हैं। फाइनली, पूछने को मदद करने में बदल दें। एक लिस्ट बनाएं कि आप क्या ऑफर कर सकते हैं और अपने गोल्स को पाने के बजाय दूसरों की मदद करने पर फोकस करें। जब आपके पास कोई ऐसा ऑफर होता है जो दूसरों की जिंदगी को इंप्रूव कर सकता है तो आपका काम काइंडनेस में बदल जाता है। बेशक आप अपने बिजनेस को इंप्रूव करने की और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स पाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन आपका अल्टीमेट गोल ये होता है कि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अपने कस्टमर्स की मदद कर पाएं। अपने माइंडसेट को बदलने से आपको बिना डरे पूछने में मदद मिलेगी। रिजेक्शन आपको पर्सनल नहीं लगेगा क्योंकि आप दुनिया की मदद करने पर फोकस कर रहे होंगे, न कि अपने फायदे पर। नोआह केगन के पिता रिजेक्शन के डेफिनेशन को बदलने के सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं। नोआह के पिता एक इंश्योरेंस सेल्समैन थे जिन्हें इंश्योरेंस बेचने के लिए घर घर जाना पड़ता था। उन्हें अक्सर रिजेक्शन का सामना करना पड़ता था, पर वो कभी निराश नहीं होते थे। उनका फोकस सिर्फ एक मिशन पर था, ऐसे लोगों को इंश्योरेंस बेचना जिन्हें अपने फ्यूचर को प्लान करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नोआह के पिता को रिजेक्शन की उम्मीद रहती थी, इसलिए नहीं क्योंकि उनका माइंडसेट नेगेटिव था, बल्कि इसलिए क्योंकि ये उनके जॉब का हिस्सा था। द अनलिमिटेड अपसाइड ऑफ आस्किंग। क्या आपको कभी रिजेक्ट किया गया है? आप बिजनेस में रिजेक्ट होने से बच नहीं सकते हैं। सक्सेसफुल होने के लिए आपको फेलियर देखने का नजरिया बदलना होगा। रिजेक्शन की वजह से खुद पर डाउट मत कीजिए। आप सही स्ट्रेटेजीज के साथ रिजेक्शन को ग्रोथ के टूल में बदल सकते हैं। इसके पीछे आपके माइंडसेट का सबसे बड़ा हाथ होता है। पहला, आपको रिजेक्शन को लेकर अपना नजरिया बदलना होगा। इससे डरने के बजाय आपको इसे अपने ग्रोथ के रास्ते के नेचुरल हिस्से की तरह मानना होगा। हर बार जब आपको जवाब ना में मिलता है तो वो आपको उस हाँ के एक कदम करीब ले जाता है जिसे आप पाना चाहते हैं। इसीलिए रिजेक्शन को ढूंढें और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। हमेशा एक्सपीरियंस पर फोकस करें, रिजल्ट पर नहीं। दूसरा, रिजेक्शन के गोल सेट करके अपने सक्सेस की डेफिनेशन को ही बदल दीजिए। रिजेक्शन का एक नंबर चूज कीजिए ताकि आप हर ना को हार के बजाय एक विनिंग पॉइंट में बदल पाएं। एग्जाम्पल के लिए आप हर हफ्ते 100 रिजेक्शन का गोल बना सकते हैं। हर एक रिजेक्शन आपकी मेहनत को दिखाता है। आप जितना ज्यादा रिजेक्ट होंगे आपको फेलियर से उतना ही कम डर लगेगा। तीसरा, डिस्कम्फर्ट यानी कि परेशानियों की आदत डाल लें। जब आपको बार बार रिजेक्ट किया जाता है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की आदत हो जाती है। आप बिना डर के रिस्क लेने लगते हैं और अपने लिए बेहतर मौके ढूंढ लेते हैं। चौथा, अपने आस्क मसल यानी कि पूछने की ताकत को ट्रेन करें ताकि आप ऐसी चीजों के लिए भी पूछ पाएं जिन्हें आप आमतौर पर नहीं पूछेंगे। जैसे आप किसी कैफे में डिस्काउंट मांग सकते हैं, भले ही आप अच्छे से जानते हो कि आपको वहां डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ये छोटे छोटे चैलेंज आपको ना शब्द को एक्सेप्ट करना और आसानी से उनका सामना करना सिखाएंगे। आप अनकंफर्टेबल चीजों के लिए जितना ज्यादा पूछेंगे आप बड़े रिजेक्शन को उतना ही ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। पांचवा, फॉलो अप करते रहें। सिर्फ एक ना से बात खत्म नहीं होती है। स्टडीज ने साबित कर दिया है कि लगातार फॉलो अप करते रहने से ना को हाँ में बदला जा सकता है। जब आप लगातार कोशिश करते रहते हैं तो इससे आप अपने कमिटमेंट और डेडिकेशन को दिखाते हैं। लोग इस बात की रिस्पेक्ट करते हैं और आमतौर पर जब वो किसी के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए लगन देखते हैं तो अपना मन बदल लेते हैं। फाइनली, पूछने को मदद करने में बदल दें। एक लिस्ट बनाएं कि आप क्या ऑफर कर सकते हैं और अपने गोल्स को पाने के बजाय दूसरों की मदद करने पर फोकस करें। जब नेगेटिव था,
बल्कि इसलिए क्योंकि ये उनके जॉब का हिस्सा था। उनका मानना था कि हर ना उन्हें हाँ के एक एक्शन का एक नंबर सेट करते थे। वो इस स्ट्रेटेजी को इसलिए यूज करते थे ताकि वो उससे डरने के बजाय उसे एक गोल की तरह देख पाएं। उन्होंने कभी एक दिन में ज्यादा से ज्यादा हाँ सुनने पर फोकस नहीं किया। उन्होंने बस ना सुनने की आदत डालने और अपने सेल्स की स्ट्रेटेजी को इंप्रूव करने पर फोकस किया। हर रिजेक्शन के साथ वो मेंटली और फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग होते गए और उन्होंने निडर बनना और लगातार अड़े रहना सीख लिया। चाहे आप अपने सेल्स को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हों, कोई मदद मांग रहे हों या कुछ और कर रहे हों, सभी चीजों में रिजेक्शन को एक गोल में बदल दें। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फेलियर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बल्कि आपको अक्सर ना सुनने में कंफर्टेबल हो जाना चाहिए। आप एक लॉन्ग टर्म गेम खेल रहे हैं तो अभी रिजेक्ट होना नेचुरल है। नेक्स्ट चैप्टर है फाइंडिंग $1 मिलियन आइडियाज। सिर्फ कोई ब्रिलियंट आइडिया होना काफी नहीं है। ज्यादातर फाउंडर्स अपने पैशन को फॉलो करते हैं और मानते हैं कि उनका बिजनेस आइडिया सबसे अच्छा है। वो सिर्फ अपने लगाए हुए अंदाजे पर फोकस करते हैं और अपने कस्टमर्स को भूल जाते हैं। कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले फाउंडर्स को अपने आइडिया की वैलिडिटी को टेस्ट करना चाहिए ताकि उन्हें पता चल सके कि मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड है भी या नहीं। $1 मिलियन बनाने वाले आइडियाज को ढूंढने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। पहला, सिर्फ एक फाउंडर की तरह सोचने वाले तरीके को फॉलो करने से बचें। ऐसा प्रोडक्ट न बनाएं जो सिर्फ आपकी जरूरतों और आपके इंटरेस्ट को पूरा करता हो सकता है कि ये प्रोडक्ट आपको कूल लगे लेकिन रियल दुनिया में काम न आए। इसके बजाय पहले कस्टमर के बारे में सोचने वाले तरीके को फॉलो करें, यानी कस्टमर फर्स्ट अप्रोच को फॉलो करें। अपने कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करें और उनकी जरूरतों और प्रॉब्लम्स को पहचानें। दूसरा, कस्टमर्स के एक ग्रुप को चूज करें और उन्हें एनालाइज करें। एक टारगेट कस्टमर को चुनने से आपको रिसर्च करने में आसानी होगी। आप अपने कस्टमर के सबसे बड़े चैलेंजेस को पहचानने की कोशिश कर सकते हैं और ऐसे प्रोडक्ट बना सकते हैं जो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो। आप मार्केट में मौजूद रिसर्च टूल्स को यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्वे का इस्तेमाल कर सकते हैं या सीधा कस्टमर से बात कर सकते हैं। लोगों से ये सवाल पूछें कि आपको सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज से होती है और आप कौन से प्रॉब्लम का हल चाहते हैं। क्या आपके पास इन प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन मौजूद है? क्या ये सॉल्यूशन काम का है या उनमें किसी चीज की कमी है? तीसरा, कस्टमर्स के असली प्रॉब्लम को ऑब्जर्व और रिकॉर्ड करें। उन प्रोडक्ट्स को एनालाइज करें जो फिलहाल मार्केट में मौजूद हैं और आपके आइडिया के साथ कंपीट कर सकते हैं, और फिर उसके कस्टमर्स के फीडबैक पर रिसर्च करें। आप ये भी स्टडी कर सकते हैं कि फिलहाल जो सॉल्यूशन मौजूद हैं उनके साथ लोग कैसे एंगेज होते हैं और उनके बारे में क्या सोचते हैं। हर एक डिटेल को रिकॉर्ड करें और प्रॉब्लम्स और अवेलेबल सॉल्यूशंस के बीच के गैप को पहचानें। चौथा, अपनी फाइंडिंग्स के बेसिस पर एक प्रोडक्ट हाइपोथेसिस बनाएं जो आपके कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हो। फिर एक मिनिमम वायेबल प्रोडक्ट कोड यानी कि MVP को डिजाइन करें। ये एक सिंपल वर्जन होगा जो आपके प्रोडक्ट के कोर वैल्यू और फीचर्स को दिखाएगा। इस MVP को यूज करना आसान होना चाहिए और ये जल्दी से बन जाना चाहिए। बड़े प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा टाइम और रिसोर्सेज इन्वेस्ट करने से पहले रियल कस्टमर का फीडबैक पाना ही आपका गोल होना चाहिए। पांचवा, जब आपका MVP तैयार हो जाए तो इसे कुछ कस्टमर्स के बीच शेयर करें। फिर उनके रिएक्शन को ऑब्जर्व करें और उनसे फीडबैक मांगें। आप लोगों का इंटरव्यू ले सकते हैं और पूछ सकते हैं कि उन्हें उसमें क्या पसंद आया, क्या इंप्रूव किया जा सकता है और क्या वो इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहेंगे। आखिर में अपने कस्टमर के फीडबैक के मुताबिक प्रॉपर एडजस्टमेंट करें। अगर आपको पता चलता है कि कस्टमर्स आपके आइडिया में इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो आप अपने कॉन्सेप्ट को बदल सकते हैं और किसी दूसरी बेहतर चीज के साथ फिर से शुरुआत कर सकते हैं। अगर कई कस्टमर्स को आपका आइडिया पसंद आता है और वो आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए और अपने दोस्तों के बीच प्रमोट करने के लिए तैयार होते हैं, तो समझ जाइए कि आपको एक कमाल का आइडिया मिल गया है। अब आपको अपने MVP को एक पूरे प्रोडक्ट में बदलना चाहिए और अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहिए। बेट आर्केड एक कंपनी है जो इसलिए फेल हो गई थी क्योंकि उसकी शुरुआत एक ऐसे आइडिया के साथ हुई थी जो फाउंडर की सोच के हिसाब से डेवलप किया गया था। शुरुआत में टीम ने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिस पर उसके फाउंडर मैथ्यू के आइडिया को दिखाया जा रहा था। उन्हें वीडियो गेम्स बहुत पसंद थे और उन्हें लगता था कि ज्यादातर प्लेयर्स अपने पसंद के वीडियो गेम्स पर बेट लगाना एंजॉय करेंगे। उनकी टीम ने अपना सारा टाइम और रिसोर्स इस प्लेटफॉर्म को बनाने में लगा दिया। उसे लॉन्च करने के बाद उन्होंने देखा कि लोगों को इस आइडिया में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। सिर्फ कुछ ही प्लेयर्स ने उस प्लेटफॉर्म पर साइन अप किया था और प्लेटफॉर्म की ग्रोथ हुई ही नहीं थी। टीम ने अलग अलग तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई भी चीज लोगों को ऐसे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए नहीं मना पाई जिसे वो बेकार समझते थे। इसीलिए मैथ्यू और उनकी टीम को एक मुश्किल फैसला लेना पड़ा। उन्होंने अपने आइडिया को बदला और उस प्लेटफॉर्म का नाम बदलकर गैम्बिट रख दिया। अब उन्होंने एक फैंटेसी स्पोर्ट्स की जगह बनाई जहां प्लेयर्स अपने फेवरेट प्लेयर्स को यूज करके अपनी इमेजिनरी टीम बना सकते थे और एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर सकते थे। लोग इस नए कॉन्सेप्ट को देखकर एक्साइटेड थे और कई कस्टमर्स ने उनके प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लिया। इस बार उनकी टीम ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया था जिसकी लोगों को जरूरत थी और जिसके लिए वो पैसे देने को तैयार थे। इसका नतीजा यह हुआ कि गैम्बिट बहुत पॉपुलर हो गया और कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ गया। सिर्फ एक कूल आइडिया होने से सक्सेस मिलने की गारंटी नहीं होती है। अगर आप अपने कस्टमर्स की जरूरतों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना दें जो फेल हो जाएगा। इसीलिए पहले अपने कस्टमर्स को स्टडी करें, फिर कुछ ऐसा बनाएं जो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो। नेक्स्ट चैप्टर है द 1 मिनट बिजनेस मॉडल। हाई डिमांड वाला मार्केट ऐसा मार्केट होता है जिनकी ऑडियंस भी बढ़ रही होती है। अगर कोई नया प्रोडक्ट काम का होता है तो कस्टमर्स उसके लिए पैसे देने को तैयार होते हैं। जब आप एक हाई डिमांड मार्केट में एंटर करते हैं तो आपके पास सक्सेसफुल होने और अपने बिजनेस को जल्दी बढ़ाने के ज्यादा मौके होते हैं।
आपको ऐसा मार्केट ढूंढना चाहिए जो पॉपुलर होने के साथ साथ प्रॉफिटेबल भी हो। खुद को एक सर्फर की तरह इमेजिन कीजिए। आमतौर पर सर्फर्स राइड करने के लिए बिग वेव यानी कि बड़ी लहर का इंतजार करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स को भी ऐसा ही करना चाहिए। आपको परफेक्ट मौकों का इंतजार करना चाहिए और मार्केट के उन ट्रेंड्स को पहचानना चाहिए जो आपके बिजनेस को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ा सकते हों। हाई डिमांड मार्केट में बिजनेस आइडियाज बड़े बनकर मिलियन डॉलर कंपनी में बदल जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने टारगेट मार्केट के पोटेंशियल को एनालाइज करना चाहिए। आपका मार्केट बड़ा और ट्रेंडिंग होना चाहिए, इसकी ऑडियंस भी ज्यादा होनी चाहिए और इसके कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट का प्राइस देने के लिए तैयार भी होने चाहिए। दूसरा, आपको अपने फाइनेंशियल मॉडल को क्लियर रखना चाहिए। इसके लिए आप 1 मिनट बिजनेस मॉडल यूज कर सकते हैं। पता करें कि आपके बिजनेस आइडिया में कितना रेवेन्यू जनरेट करने का पोटेंशियल है और $1 मिलियन कमाने के लिए आपको टोटल कितना सेल्स करना होगा। अपने प्रोडक्ट के लिए एक फिक्स प्राइस चुनें और फिर कैलकुलेट करें। ये कैलकुलेशन ये जानने में आपकी मदद करेगा कि आपके आइडिया का स्केल बढ़ाया जा सकता है या नहीं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक कंपनी दाढ़ी पर लगाने वाले तेल का एक बॉटल $50 में बेचती है और हर बॉटल पर उसे $12.5 का प्रॉफिट होता है, तो $1 मिलियन कमाने के लिए उसे 80,000 बॉटल बेचने होंगे। तीसरा, आपको फ्लेक्सिबल बनना चाहिए। अपने कस्टमर्स के साथ अपने आइडिया को शेयर करें और उनके फीडबैक के मुताबिक खुद को इंप्रूव करते रहें। आप अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव कर सकते हैं, उसकी प्राइस को बढ़ा सकते हैं और ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल पर शिफ्ट हो सकते हैं। आपका आइडिया पोटेंशियल कस्टमर्स का इंटरेस्ट अपनी ओर खींच सकता है या नहीं, ये जानने के लिए आप गूगल ट्रेंड्स या फेसबुक एड्स जैसे मार्केट रिसर्च टूल्स भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए गूगल ट्रेंड्स पता लगा सकता है कि आपका निश या टॉपिक इस समय ट्रेंड कर रहा है या नहीं। आप अलग अलग लोकेशन पर रिसर्च वॉल्यूम को चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा डिमांड कहां पर है। अगर आपका आइडिया कुछ महीनों में पॉपुलर होने वाला है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। फेसबुक एड्स ज्यादा टारगेटेड होते हैं, वो आपके कस्टमर के डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन को स्टडी करने में मदद करते हैं। इससे आप अपनी ऑडियंस की उम्र, जेंडर और लोकेशन के बारे में पता कर सकते हैं। फिर इन डिटेल्स को यूज करके अंदाजा लगाएं कि आपके प्रोडक्ट को कितने लोग खरीद सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा टारगेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाने में भी काम आती है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। रॉबर्ट सैमुअल की कहानी बहुत इंस्पायरिंग है। रॉबर्ट एक सिक्योरिटी गार्ड थे जिन्होंने आईफोन के रिलीज होने के बाद मार्केट में एक मौके को नोटिस किया। उन्होंने देखा कि आईफोन खरीदने के लिए कई लोग दुकान के बाहर लाइन लगाकर खड़े थे, जिससे उन्हें एक इंटरेस्टिंग आइडिया आया। रॉबर्ट ने एक प्लेटफॉर्म बनाया जहां कस्टमर्स अपनी जगह लाइन में खड़े होने के लिए दूसरे लोगों को हायर कर सकते थे। पहला ये प्लेटफॉर्म उन लोगों को टारगेट करता था जो टेक प्रोडक्ट खरीदना तो चाहते थे, लेकिन उनके पास लाइन में खड़े होकर इंतजार करने के लिए टाइम नहीं था। यह आइडिया सक्सेसफुल हुआ और लोगों ने कॉन्सर्ट और दूसरे इवेंट्स के लिए भी लाइन में खड़े होने के लिए दूसरों को हायर करना शुरू कर दिया। रॉबर्ट ने अपने बिजनेस को बढ़ाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने लाइन में खड़े होने के लिए और ज्यादा लोगों को हायर कर लिया और अपने बिजनेस को सोशल मीडिया पर प्रमोट करना शुरू कर दिया। जो चीज कस्टमर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू की गई थी, वो एक स्ट्रांग और स्केलेबल बिजनेस में बदल गई। अगर आपको कोई ऐसा आइडिया आता है जो हाई डिमांड मार्केट के बिग वेव पर राइड कर सकता हो, तो आपको उसे टेस्ट करना चाहिए और उस पर रिसर्च भी करनी चाहिए। अपने आइडिया के पोटेंशियल को जानने के लिए और ये जानने के लिए कि उसका स्केल कितना बढ़ाया जा सकता है, 1 मिनट बिजनेस मॉडल और रिसर्च टूल्स यूज कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर है द 48 आवर मनी चैलेंज। पिछले चैप्टर्स में हमने बहुत ज्यादा टाइम या रिसोर्सेज बर्बाद करने से पहले किसी भी बिजनेस आइडिया को वैलिडेट करने की इंपॉर्टेंस के बारे में जाना। यह चैप्टर आपको सिखाएगा कि आप किसी बिजनेस आइडिया को सिर्फ 48 घंटों में कैसे वैलिडेट कर सकते हैं। आप अपने कॉन्सेप्ट को सबसे सिंपल तरीके से दिखाने से इसकी शुरुआत करते हैं और कुछ कस्टमर्स के साथ इसे टेस्ट करते हैं। आपका गोल 48 घंटों के अंदर 3 सेल्स करने का होना चाहिए। इसमें आपको मार्केट की डिमांड को टेस्ट करना है, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं। इसलिए सिर्फ उन कस्टमर्स को ढूंढने पर फोकस करें जो तुरंत आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार हों। वैलिडेशन का गोल्डन रूल कहता है कि आपको जल्द से जल्द अपने प्रोडक्ट को खरीदने वाले लोग ढूंढने होंगे। अगर वो आपके प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं तो साबित हो जाता है कि आपके आइडिया में पोटेंशियल है। ये किसी भी आइडिया के लिए सबसे अच्छा टेस्ट है। अगर कोई भी आपके प्रोडक्ट को खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं होता है तो उसे बनाने की जरूरत नहीं है। आप इस 3 पार्ट वाले फ्रेमवर्क को फॉलो करके अपने आइडिया को वैलिडेट कर सकते हैं। पहला, अपने कस्टमर्स की जरूरत को समझें। इन जरूरतों के हिसाब से अपने आइडिया में जरूरी एडजस्टमेंट्स करें। दूसरा, इन जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई सॉल्यूशन ऑफर करें। अपने कॉन्सेप्ट के बारे में बताकर, यानी कि डिस्क्रिप्शन देकर या बेसिक तरीके से उसे समझाकर आप चीजों को आसान बना सकते हैं। तीसरा, सेल करके दिखाएं। अगर लोग आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो इसका मतलब है कि आपका आइडिया अच्छा है। अगर नहीं तो आपको अपने कॉन्सेप्ट को बदल देना चाहिए या फिर उसे और इंप्रूव करना चाहिए। बिजनेस आइडियाज को टेस्ट करने के लिए आमतौर पर एक्टिव कम्युनिकेशन और मार्केट प्लेस और लैंडिंग पेज यूज करने की जरूरत पड़ती है। एक्टिव कम्युनिकेशन में डायरेक्ट मैसेज करना, कॉल करना या टेस्ट करना शामिल होता है। ये सोशल मीडिया पोस्ट से बिल्कुल अपोजिट होते हैं और ये कम्युनिकेशन टूल्स जल्द से जल्द रिप्लाई और फीडबैक पाने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप फिजिकल प्रोडक्ट्स को पोस्ट करने और उन्हें ऑनलाइन बेचने के लिए फेसबुक मार्केट प्लेस को यूज कर सकते हैं। ये किसी भी बिजनेस आइडिया को टेस्ट करने का सबसे सस्ता तरीका है।
अगर लोग आपके सोशल मीडिया पोस्ट पर रिएक्ट करते हैं और आप 48 घंटों के अंदर 3 सेल्स कर लेते हैं, तो मतलब कि आपके पास एक दमदार बिजनेस आइडिया है। आप लैंडिंग पेज भी बना सकते हैं जो ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक को अपनी ओर खींच सकता है। इस पेज का डिजाइन सिंपल होना चाहिए, इसमें सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो आपकी ऑडियंस को पसंद आए, और क्रेडिबिलिटी के लिए आपको इसमें कुछ टेस्टिमोनियल्स भी डालने चाहिए। इसे देखकर लोग आपके प्रोडक्ट के लिए साइन अप कर सकते हैं, सीधा उसे खरीद सकते हैं या आपके प्रोडक्ट को प्री ऑर्डर कर सकते हैं। नोआह केगन का बीफ जर्की के साथ एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा है। वो चाहते थे कि बीफ जर्की का मंथली सब्सक्रिप्शन लेने वाले कस्टमर्स को हाई क्वालिटी का बीफ डिलीवर किया जाए। वो जल्द से जल्द इस आइडिया की वैलिडिटी को टेस्ट करना चाहते थे, तो उन्होंने उन लोगों की लिस्ट बनाई जिनके बारे में वो जानते थे कि उन्हें बीफ बहुत पसंद है। फिर उन्होंने इन अर्ली यानी कि शुरुआती कस्टमर्स को मनाने के लिए एक अट्रैक्टिव सा मार्केटिंग मैसेज लिखा। नोआह ने कोई वेबसाइट या लैंडिंग पेज नहीं बनाया, इसके बजाय उन्होंने एक एक करके सीधा इन लोगों को कॉल किया। उन्होंने उनके सामने अपना आइडिया रखा और उनसे पूछा कि क्या वो हाई क्वालिटी बीफ के लिए मंथली सब्सक्रिप्शन खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। उन्होंने ये भी वादा किया कि अगर उन्हें बीफ पसंद नहीं आएगा तो उनका पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। नोआह का गोल था 3 कस्टमर्स पाना। इसमें से कुछ लोग इंटरेस्टेड थे और उन्होंने पैसे देकर उस सर्विस को खरीदने का ऑफर दिया। इससे नोआह को एहसास हुआ कि उनका आइडिया अच्छा है। उन्होंने हाई क्वालिटी की बीफ खरीदी और इन अर्ली कस्टमर्स को भेज दिया। फिर उन्होंने अपने इस आइडिया के बेसिस पर एक बड़ा बिजनेस बनाया और उसका नाम रखा सुमो जर्की। नोआह की तरह स्मार्ट बने और सीधा काम पर लग जाएं। प्लान करने या सोचने में अपना टाइम वेस्ट न करें। जब आपको कोई आइडिया आ जाए तो उसे जल्द से जल्द टेस्ट करें। एक बार जब आपको अपने अर्ली कस्टमर्स मिल जाएंगे तो आप फुल स्केल पर अपना प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है सोशल मीडिया फॉर ग्रोथ। सोशल मीडिया पर सक्सेसफुल होने के लिए आपको एक ऐसी ऑडियंस बनाने का गोल रखना चाहिए जो आपसे जुड़ी रहती हो। अगर आपके फॉलोअर्स आपके कंटेंट में इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो ज्यादा फॉलोअर्स होने का कोई फायदा नहीं है। भले ही आपकी ऑडियंस कम हो, लेकिन अगर वो आपसे जुड़ी रहती होगी तो आप ऑनलाइन जो भी पोस्ट या कंटेंट शेयर करेंगे वो उन सब पर रिएक्ट करेगी। जब आपके पास कोई सॉलिड ऑफर होगा तो वो खुद ही साइन अप करना चाहेंगे और आपके कूल सॉल्यूशन को खरीदना चाहेंगे। बिजनेस के ग्रोथ के लिए आपकी ऑडियंस का आपसे जुड़े रहना बहुत जरूरी है। इसे इंगेज्ड ऑडियंस कहते हैं। इंगेज्ड लीड्स वो लॉयल कस्टमर्स होते हैं जिनका कन्वर्जन रेट हाई होता है। ये आपकी रीच यानी कि पहुंच को बढ़ाने के लिए आपके कंटेंट को लाइक कर सकते हैं या उसे शेयर कर सकते हैं। वो आपको इसलिए प्रमोट करते हैं क्योंकि उन्हें आपके पोस्ट पसंद आते हैं, जो कि मार्केटिंग का अल्टीमेट गोल है। इन स्टेप्स को फॉलो करने से आप एक ऐसी ऑडियंस बना पाएंगे जो आपके साथ इंगेज्ड यानी कि जुड़ी रहेगी। पहला, अपने कोर सर्कल को पहचानें। कोर सर्कल आपका निश यानी कि आपकी स्पेशलिटी का छोटा सा ग्रुप होता है। इस ग्रुप की अपनी यूनिक इच्छाएं होती हैं और ऐसी जरूरतें होती हैं जो पूरी नहीं हुई होती हैं। एक बार जब आप उनके चैलेंजेस को पहचान लेते हैं तो आप ऐसे कंटेंट बना सकते हैं जो सीधा उनकी प्रॉब्लम पर ध्यान देता है और उसका उपाय ऑफर करता है। निशिंग डाउन वो तरीका है जिससे आप एक मजबूत फाउंडेशन के साथ शुरुआत करते हैं। जब लोग आपको कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जानने लगते हैं तो आपके फॉलोअर्स आपसे और ज्यादा चीजें सीखने के लिए आपके कंटेंट को चेक करते रहते हैं। इस तरह से वो आप पर भरोसा करने लगेंगे और आपके ब्रांड के लॉयल फैन बन जाएंगे। दूसरा, एक बार जब आप अपने क्लोज निश में अपनी पोजीशन बना लेंगे तो उसके बाद आपको इसे आगे बढ़ाना शुरू करना होगा। अपने मीडियम सर्कल तक जाएं, जो आपके शुरुआती टारगेट से थोड़ा बड़ा ग्रुप होता है। आपको अभी भी अपने एंगेज्ड फैंस के लिए अपने निश में कंटेंट पोस्ट करते रहना होगा, लेकिन उसमें और ज्यादा भी ऐड करना होगा। स्मार्ट बने और बड़ी ऑडियंस तक पहुंचने की कोशिश करने के साथ साथ अभी जो आपका सर्कल है उसके साथ भी अपने कनेक्शन को मेंटेन करके रखें। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए प्रोडक्टिविटी हैक्स लिखने से शुरुआत की है तो आप आगे बढ़कर सभी स्टूडेंट्स के लिए प्रोडक्टिविटी टूल्स के बारे में लिखना शुरू कर सकते हैं। तीसरा, बड़े सर्कल तक पहुंचें। पता करें कि आप सबसे ज्यादा कितनी ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं और फिर उनकी जरूरतों के हिसाब से कंटेंट लिखना शुरू कर दें। आपका कंटेंट क्लोज और मीडियम सर्कल से भी जुड़ा होना चाहिए, लेकिन उसमें और ज्यादा यूनिवर्सल टॉपिक्स के बारे में भी बात की जानी चाहिए। अब आपका गोल ऐसे फॉलोअर्स को अपनी ओर खींचने का होगा जो आपके निश से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन लाइफ से जुड़ी हुई जनरल एडवाइस में इंटरेस्ट रखते हैं। इस तरह आप अपने बिजनेस को स्केल करते हैं यानी बढ़ाते हैं और बड़े ग्रुप से कनेक्ट कर पाते हैं। चौथा, आपको एक यूनिक एंगल डेवलप करना चाहिए। अपने कंटेंट को यादगार बनाने के लिए अपने यूनिक नजरिए को शेयर करें। आपके बिलीव्स दूसरों से अलग हो सकते हैं या फिर आप सेंसिटिव टॉपिक्स के बारे में बात कर सकते हैं। ऑर्डिनरी रूटीन को चैलेंज करने, मुश्किल टॉपिक्स के बारे में बात करने और अपनी निश को गहराई से स्टडी करने की कोशिश करें। एक बार जब आप अपने ओरिजिनल थॉट्स बना लेंगे तो उसके बाद आप अथॉरिटी से बात कर सकते हैं और अपने यूनिक नजरिए को यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर दूसरे क्रिएटर्स के बीच कोई प्रोडक्टिविटी टूल ट्रेंड कर रहा है तो आप ईमानदारी के साथ अपना ओपिनियन ऑफर कर सकते हैं और उसके अल्टरनेटिव यानी कि ऑप्शन के बारे में बता सकते हैं। आखिर में लगातार कोशिश करते रहें। ऑडियंस बनाना एक लॉन्ग टर्म गोल है और हर रोज कंटेंट पोस्ट करके ही आप उस गोल तक पहुंच सकते हैं। कंटेंट शेयर करने के लिए सही समय या मोटिवेशन का इंतजार न करें। भले ही आप कैसा भी महसूस कर रहे हो, लेकिन हर रोज काम करते रहें। अपना प्लेटफॉर्म चूज करें, अपना सेटअप बनाएं और बिना रुके कंटेंट बनाकर पोस्ट करते रहें। लगातार कोशिश करते रहने से ही क्रेडिबिलिटी मिलती है, जिससे लोगों को आप पर भरोसा होता है और ज्यादा लोग आपसे जुड़ते हैं। अली अब्दाल एक फेमस यूट्यूबर हैं और ऑथर हैं
जिन्होंने अपनी फॉलोइंग को बढ़ाने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो किया था। 2017 में अली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक मेडिकल स्टूडेंट थे जो दूसरे मेडिकल स्टूडेंट्स की मदद करना चाहते थे। उन्होंने सिर्फ एक ग्रुप से जुड़े कंटेंट को शेयर करने से ही इसकी शुरुआत की थी। ये ग्रुप था उन स्टूडेंट्स का जो बायोमेडिकल एडमिशन टेस्ट और ब्रिटेन में मेडिकल स्कूल के इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे थे। इस छोटे से सर्कल को टारगेट करने से अली को जल्द ही लॉयल फॉलोइंग मिलने में मदद मिली। जिन स्टूडेंट्स को मेडिकल एग्जाम्स और इंटरव्यू में प्रॉब्लम आ रही थी, उन्हें अली की इन्फॉर्मेशन और नॉलेज काम की लगी। वो और ज्यादा सीखने के लिए अली के पास वापस आने लगे और अली को इस निश में जाना जाने लगा। जब अली ने अपने कोर ऑडियंस के बीच अपनी पहचान बना ली, उसके बाद वो अपने मीडियम सर्कल की तरफ बढ़े। वो जनरल प्रोडक्टिविटी से जुड़े टिप्स वाला कंटेंट पोस्ट करने लगे। वो स्टूडेंट्स के लिए स्टडी टिप्स, नोट्स बनाने के टिप्स और ऑर्गेनाइज करने के स्किल्स के बारे में बात करते थे। वो अभी भी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए वैल्यूएबल कंटेंट पोस्ट करते थे, लेकिन उन्होंने नए फॉलोअर्स तक पहुंचने के लिए ज्यादा से ज्यादा जनरल प्रोडक्टिविटी टिप्स पोस्ट करना भी शुरू कर दिया था। इसके बाद अली ने अपने सबसे बड़े सर्कल तक पहुंचने के लिए लाइफस्टाइल टिप्स के बारे में और ज्यादा प्रोडक्टिव बनने के लिए टेक्नोलॉजी को यूज करने के बारे में कंटेंट पोस्ट करना शुरू कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि अली ने यूट्यूब पर 4 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स की ऑडियंस बना ली। अली के लगातार पोस्ट करने के शेड्यूल और उनके यूनिक नॉलेज ने उन्हें यादगार बना दिया। वो अपने कंटेंट में रिलेटेबल टोन यूज करते थे और खुद को एक गाइड बताते थे, न कि एक एक्सपर्ट। ऐसा करते हुए वो अपने फॉलोअर्स को ग्रोथ और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते पर ले गए। नेक्स्ट चैप्टर है ईमेल इज फॉर प्रॉफिट। अपनी इनकम बढ़ाने के लिए ईमेल मार्केटिंग सबसे प्रॉफिटेबल टूल है। ईमेल पुराने जमाने के ऐड या सोशल मीडिया पोस्ट से ज्यादा डायरेक्ट होते हैं। वो ज्यादा पर्सनल और रिलेटेबल होते हैं। अगर आप सही कहानी सुनाते हैं और सही मैसेज देते हैं तो आप अपने ईमेल सब्सक्राइबर्स को साइन अप करने के लिए और आपके लैंडिंग पेज को चेक करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर तरीके से दिखाने के लिए अपने एक्सपीरियंसेस और जो लेसन आपने सीखे हैं उन्हें शेयर कीजिए। कहानी सुनाने से आपके ईमेल यादगार बन जाते हैं। इसमें आप सीधा अपने ऑफर के बारे में बात नहीं करते हैं, बल्कि अपने लिस्ट में मौजूद लोगों के साथ पहले एक रिश्ता बनाते हैं। जब सब्सक्राइबर्स को ऐसा महसूस होता है कि आप सिर्फ सेल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो वो अपने बचाव करने की आदत को छोड़ देते हैं और आपके लॉयल फैन बन जाते हैं। ईमेल के कई फायदे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड होते हैं। यहां आप कंटेंट पोस्ट करते हैं और अपनी ऑडियंस से इनडायरेक्टली बात करते हैं। ईमेल यूज करने से आपको सक्सेसफुल होने के लिए अनलिमिटेड होने के मौके मिल जाते हैं। इसमें आप पहले ईमेल भेज सकते हैं और अलग अलग स्ट्रेटजीज यूज करके फॉलो अप भी कर सकते हैं। आप ईमेल के अलग अलग फॉर्मेट को भी तब तक टेस्ट कर सकते हैं जब तक आपको सबसे अच्छा फॉर्मेट नहीं मिल जाता। आपके ईमेल की लिस्ट पहले से ही आपसे जुड़ी हुई होती है, इसलिए उन्हें आपका कंटेंट पढ़ने और आपके ऑफर को चेक करने के लिए मोटिवेट करना सोशल मीडिया पर रैंडम लोगों से पूछने से ज्यादा आसान होता है। अपना ईमेल लिस्ट बनाने के लिए पहले आपको एक लैंडिंग पेज बनाना होगा। लैंडिंग पेज एक सिंपल वेब पेज होता है जो आपके ऑफर के बारे में बताता है और वहां एक साइन अप बटन भी मौजूद होता है। इसकी शुरुआत अपने गोल्स को पहचानने से करें। आप क्या चाहते हैं कि ऑडियंस आपके पेज को देखकर कैसा रिएक्शन दे? क्या आप चाहते हैं कि वो साइन अप करें, आपको अपना ईमेल एड्रेस दें? अगर ऐसा है तो एक सिंपल लेआउट डिजाइन करें जो आपके ऑफर के वैल्यू को बताता हो। फिर इसमें एक अट्रैक्टिव यानी कि ध्यान खींचने वाला हेडलाइन, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन और एक कॉल टू एक्शन ऐड करें। आपका अगला गोल है द ड्रीम 10। अपने नेटवर्क के सबसे नजदीकी लोगों से कांटेक्ट करें और उन्हें आपके लैंडिंग पेज को चेक करने के लिए कहें। ये लोग आपके दोस्त होते हैं और खुशी खुशी आपको सपोर्ट करेंगे। ये अर्ली सब्सक्राइबर्स आपके ऑफर के बारे में दूसरों को भी बता सकते हैं और आपकी लिस्ट को बढ़ाने में मदद भी कर सकते हैं। अब जब आपके पास सब्सक्राइबर्स की एक छोटी सी लिस्ट तैयार हो गई है तो आप अपने लैंडिंग पेज पर लिंक ऐड कर सकते हैं। इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट और ईमेल सिग्नेचर पर शेयर करें। ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपके लैंडिंग पेज की विजिबिलिटी को बढ़ाने में मदद करेगी। इसका नतीजा ये होगा कि जब आप ऑनलाइन जाएंगे और अच्छे कंटेंट को पोस्ट करेंगे तो आपकी लिस्ट बढ़ती जाएगी। आपका अगला गोल है 50 या 100 सब्सक्राइबर्स बनाना। आप किसी फोरम, ग्रुप या दूसरी ऑनलाइन कम्युनिटीज में अपना कंटेंट शेयर कर सकते हैं जहां आपकी आइडियल ऑडियंस अपना समय बिताती है। लोगों को अपने लैंडिंग पेज पर इनवाइट करने के लिए एक पोस्ट शेयर करें। इसे छोटा और क्लियर बनाएं और इस बात पर फोकस करें कि रीडर्स को आपके ईमेल लिस्ट को सब्सक्राइब करने से क्या फायदा होगा। अगर लैंडिंग पेज काम नहीं करता है तो आप लीड मैग्नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लीड मैग्नेट एक फ्री ऑफर होता है जो आपके रीडर्स का ध्यान अपनी ओर खींच सकता है और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए मना लेता है। इसके लिए आप एक गाइड, फ्री ई बुक या कोई वीडियो कोर्स ऑफर कर सकते हैं। एपसुमो की कहानी में ईमेल मार्केटिंग की ताकत को साफ देखा जा सकता है। नेविल मेधोरा नाम के कॉपीराइटर ने सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के लिए एक एंगेजिंग ईमेल लिखा और उसके बदले में उन्हें $10,000 मिले। इसमें नेविल ने उन एंटरप्रेन्योर्स और फ्रीलांसर्स को टारगेट किया था जो अपनी प्रोडक्टिविटी और कन्वर्जन रेट्स को बढ़ाने के लिए बिजनेस टूल्स ढूंढ रहे थे। उन्होंने एक डायरेक्ट और फनी ईमेल लिखा था जो रीडर से बातचीत करने जैसी टोन में लिखा गया था। रीडर्स को उसे पढ़कर ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई दोस्त उन्हें एक डील का सुझाव दे रहा है, न कि एक सेल्समैन कोई ऑफर बेच रहा है। नेविल ने सॉफ्टवेयर के फायदों के बारे में बताया और रीडर्स को एक अच्छी डील भी ऑफर की। उन्होंने काम के टिप्स शेयर किए और अपनी पर्सनैलिटी को शाइन करने दिया। 24 घंटों में सिर्फ एक ईमेल की वजह से एपसुमो ने $10,000 कमाए थे।
ये कहानी साबित करती है कि अगर आपकी ऑडियंस आपसे एंगेज्ड होती है और आपको पर्सनल ईमेल लिखना आता है तो आप कुछ भी बेच सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी ऑडियंस के साथ एक रिश्ता बनाना होगा। उन्हें अपने दोस्त की तरह समझें और उनकी लाइफ को इंप्रूव करने में उनकी मदद करने के लिए एक्साइटमेंट दिखाएं। तो अपना लैंडिंग पेज बनाकर और अपने नेटवर्क से कनेक्ट होकर आज से ही शुरुआत करें। एक वैल्यूएबल ऑफर और एक सिंपल लैंडिंग पेज के साथ 10 सब्सक्राइबर्स की लिस्ट 100 में बदल सकती है। और अब वो मोड जिसे हम कहते हैं कंक्लूजन, यानी कि अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े, सुने, समझे, उनके की पॉइंट्स और की लर्निंग को हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। ज्यादातर एंटरप्रेन्योर प्लानिंग फेज में ही फंसे रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि एक परफेक्ट प्लान और एक ग्रोथ हैक उन्हें मेहनत करने से बचा सकता है और उन्हें एक दिन में अमीर बना सकता है। लेकिन बिजनेस में मेहनत से बचा नहीं जा सकता। आप जितनी जल्दी इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे उतनी जल्दी सही फैसले ले पाएंगे। इस समरी में आपने एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जरूरी बातों को जाना। सबसे पहले आपने जाना कि जरूरत से ज्यादा प्लान करने और जरूरत से ज्यादा सोचने से आप बिजनेस में एक्शन नहीं ले पाते हैं। एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको रिस्क लेने होंगे और अलग अलग आइडियाज को टेस्ट करना होगा। इसलिए कैसे करना है ये सोचना बंद करें। वो करना शुरू करें। दूसरा आपने जाना कि आपको रिजेक्शन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि आपको इसे ढूंढना चाहिए। रिजेक्शन के बिना आप कभी अपने स्किल्स को इंप्रूव नहीं कर पाएंगे या कभी अपनी गलतियों से नहीं सीख पाएंगे। रिजेक्शन आपको सिखाएगा कि आपको अपने एक्शन, रिएक्शन और इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। आपको रिजेक्शन की जितनी ज्यादा आदत लगेगी, आप उतने ही बेहतर सेल्समैन बनेंगे। तीसरा आपने जाना कि आपको अपने पैशन या इंटरेस्ट के बेसिस पर कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहिए। इसके बजाय आपको अपनी ऑडियंस को स्टडी करना चाहिए, उनकी जरूरतों को समझना चाहिए और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। चौथा आपने जाना कि आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए जो हाई डिमांड मार्केट में बिक सके। अपने फाइनेंशियल पोटेंशियल को वैलिडेट करने के लिए 1 मिनट बिजनेस मॉडल को फॉलो कीजिए। अपने आइडिया को जल्द से जल्द टेस्ट करने के लिए आप मार्केट रिसर्च टूल्स यूज कर सकते हैं। पांचवा आपने जाना कि अगर आपका बिजनेस आइडिया प्रॉफिटेबल है तो आपको 48 घंटों के अंदर पहले 3 कस्टमर्स ढूंढने होंगे। आपको अपने कस्टमर्स की जरूरतों को समझना होगा, उन्हें कोई आसान सॉल्यूशन बताना होगा और 2 दिनों में कम से कम 3 सेल्स करने होंगे। छठा आपने जाना कि एक बड़ी फॉलोइंग जो आपके कंटेंट से जुड़ी ना हो, उसके मुकाबले में वो छोटी ऑडियंस अच्छी होती है जो आपसे जुड़ी हुई होती है। आप पहले अपने कोर सर्कल के लिए कंटेंट पोस्ट करने से इसकी शुरुआत कर सकते हैं, फिर अपने मीडियम सर्कल के लिए और फिर आगे चलकर बड़े सर्कल तक पहुंच सकते हैं। आखिर में आपने जाना कि आपका ईमेल लिस्ट सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस एसेट होता है। एक लैंडिंग पेज बनाएं, एक लीड मैग्नेट ऐड करें और इसे फोरम, ग्रुप्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रमोट करें। ऊपर बताए गए स्टेप्स तभी काम आएंगे जब आप लगातार कोशिश करते रहेंगे। कोई भी बिजनेस एक दिन में खड़ा नहीं होता है। इसके लिए आपको एक लॉन्ग टर्म गेम खेलना होगा, लगातार डटे रहना होगा और सब्र रखना होगा। अगर आप हर रोज टेस्ट करते रहेंगे और सीखते रहेंगे तो एक न एक दिन सक्सेसफुल जरूर होंगे। इसी मोड पर यह समरी यहीं पर समाप्त होती है। बट बहुत ही क्लियर और बहुत ही डायरेक्ट बात करती हुई ये समरी आपको मोटिवेट करती है, बल्कि मोटिवेट करने से ज्यादा इंस्पायर करती है और फिर से ये रिमाइंड कराती है कि एक्शन लेना और अभी एक्शन लेना कितना ज्यादा जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं कि ये समरी आपको बेहद पसंद आई होगी। नोहा केगन की समरी की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इंतजार रहेगा आपकी कमेंट्स का।